ओके। सो आज हम बात करेंगे चैप्टर 9 म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन। ठीक है, किस तरीके की स्कीम हमें सेलेक्ट करनी चाहिए। ओके, सेलेक्टिंग डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑब्जेक्टिव। ओके, सोर्सेज ऑफ डाटा फॉर ट्रैकिंग परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। किस तरीके की स्कीम हमें चूज़ करनी चाहिए। ठीक है, और मतलब इक्विटी या फिर डेट या हाइब्रिड, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, जो भी है, ठीक है, वो सब इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, लाइक स्टेप 1, डिसाइडिंग ऑन द एसेट सच एज इक्विटी, डेट, गोल्ड और अदर्स। ठीक है, सबसे पहले आप डिसाइड करते हो कि किस तरीके के एसेट क्लास में आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, लाइक आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, इक्विटी फंड में जो खाली सिर्फ आपका पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करेगी। डेट में इन्वेस्ट करना है, जो आपका पैसा एफडी, आरडी, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इन सब में इन्वेस्ट करती है। गोल्ड, गोल्ड फंड्स होते हैं जो आपका पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, या फिर अदर जो शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं। ठीक है, ऑन द इन्वेस्टर नीड ऑफ फॉर ग्रोथ, इनकम और लिक्विडिटी। ठीक है ना, ग्रोथ मैंने आपको बता ही रखा है। ग्रोथ क्या होता है, जो कंपनी डिविडेंड में देके अपना री इन्वेस्ट करती है। ठीक है ना, डेट इज़ ग्रोथ। देन उसके बाद इनकम, इनकम मीन्स SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये भी बताया था मैंने आपको, यानी कि अगर आपको हर महीने कुछ इनकम चाहिए तो आप एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, एक म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है, उसमें आप हर महीने कुछ अमाउंट निकाल सकते हो। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको हर महीने एज ए इनकम के रूप में आपको देती है। ठीक है, और लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मीन्स जब चाहो आप अपना पैसा कैश कर सकते हो। ठीक है ना। नाउ सेलेक्टिंग ए स्कीम कैटेगरी बेस्ड ऑन स्ट्रेटजी एंड स्टाइल विद इन द स्कीम टाइप। ठीक है, मतलब किस तरीके की स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, वो स्कीम, सपोज आपने इक्विटी सेलेक्ट किया तो अब वो शेयर्स में इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, अब किस तरीके के शेयर्स, एक होते हैं लार्ज कैप शेयर्स, एक होते हैं मिड कैप शेयर्स, एक होता है स्मॉल कैप शेयर्स। ठीक है, लार्ज कैप, लार्ज कैप जैसे निफ्टी 50, जो निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनियां हैं, ठीक है, वो आ जाती हैं आपकी लार्ज कैप में। ठीक है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, ये हो गई क्या आपकी लार्ज कैप। देन उसके बाद मिड कैप। ठीक है, देन उसके बाद स्मॉल कैप, उससे भी छोटी कंपनियां। ठीक है, अब लार्ज कैप कंपनियां क्या होती हैं, जिनमें लो रिटर्न और लो रिस्क। ठीक है, मिड कैप मॉडरेट रिटर्न एंड मॉडरेट रिस्क। ठीक है, और स्मॉल कैप में हाई रिस्क हाई रिटर्न। ठीक है, तो अब ये बंदे की रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से है कि उसको किस तरीके के फंड में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, लार्ज कैप में, मिड कैप में या स्मॉल कैप में। ठीक है, अब बंदा अगर कम एज का है, ठीक है, तो उसके पास मतलब मान लो बंदा 13, 14, 15 या 20, 25 साल का है, तो अभी उसके पास ज़्यादा टाइम है। कब उसको फंड चाहिए, अगर वो रिटायरमेंट के लिए मतलब प्लान कर रहा है और रिटायरमेंट के लिए उसको फंड चाहिए, तो वो स्मॉल कैप में डाल सकता है अभी। ठीक है, देन उसके बाद वो अपना फंड ट्रांसफ़र करना चाहे तो लार्ज कैप में कर सकता है, अगर उस जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे उसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होती रहेगी। ठीक है ना, देन उसके बाद वो धीरे धीरे डेट में जा सकता है, और जैसे जैसे रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होगी, क्योंकि इसमें फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, इसमें और भी कम रिस्क और भी कम रिटर्न। ठीक है ना, डेट लाइक आपने एफडी कर दी बैंक में। ठीक है ना। नाउ हाउ टू चूज बिटवीन स्कीम कैटेगरीज। स्कीम कैटेगरीज, स्कीम कैटेगरीज क्या होती हैं, देखो बताया ये अभी आपको, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, जो इक्विटी में इन्वेस्ट करे, डेट में इन्वेस्ट करे, या फिर दोनों में मिला के इन्वेस्ट करे। ठीक है, या फिर पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, बट उसका थीमेटिक है, ओके, या फिर सेक्टोरल फंड है। ठीक है, मतलब किस तरीके का फंड है। उसके बाद मंथली इनकम प्लान, अगर आप मंथली इनकम प्लान चाहते हो, ठीक है ना, वही SWP। ठीक है, तो बहुत तरीके के फंड्स हैं, एक बार पढ़ लेना। लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है ना, तो
किस तरीके के फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वही सारे फंड जो हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव फंड, एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट क्या होती है। पैसिव, पहले पैसिव समझो। सपोज निफ्टी 50 है ना, इसके अंदर 50 कंपनी है। अब उन 50 कंपनियों का कुछ अलग अलग रेशो है कि किस किस परसेंटेज पे वो कंपनी है। मतलब सपोज़ रिलायंस का 10% मार्केट कैप है। मार्केट कैप क्या होता है, कंपनी की वैल्यू। ठीक है ना। उस वैल्यू के हिसाब से देखो, इस कंपनी की कुछ वैल्यू है, सपोज रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, ओके, इन सब की टोटल मिला के कुछ वैल्यू निकली। ठीक है। उस टोटल वैल्यू का ये कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है, ऐसे निकाल लिया। ऐसी जो हमारे पास अमाउंट है उसको भी हमने उसी परसेंटेज पे इन्वेस्ट कर दिया उन शेयर्स में, जैसे जैसे निफ्टी में लगा हुआ है। ठीक है। तो आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सीधा सीधा जैसे निफ्टी में लगा हुआ है वैसे वैसे आपने लगा दिया, तो जो निफ्टी का रिटर्न आएगा, ठीक है, वही आपका आ जाएगा, सेम रिटर्न। ठीक है। आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मैनेजर भी कुछ नहीं करता। जैसा जैसा पैसा इसमें लगा हुआ है वैसा वैसा उसने अपने आपका पैसा लगा दिया, तो उसमें उसने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया। ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, आपके ब्रोकरेज वो चार्जेस कम होते हैं। ठीक है। और इसको आप एक्सचेंज पे बाय सेल कर सकते हो, लाइक ETFs। ETF क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो एक्सचेंज में ट्रेड हो सके ऐसा फंड। ठीक है ना। निफ्टी के ETF होते हैं। ठीक है। निफ्टी के ETF, उसके बाद बैंक निफ्टी के ETF हैं। मतलब हर किसी के ETF होते हैं जो उसके इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। ठीक है ना। जैसे जैसे उस इंडेक्स में पैसे लगे होते हैं वैसे वैसे वो फंड आपका उस चीज़ में पैसे लगा देता है। ठीक है। तो आपका रिटर्न बिल्कुल मैच हो जाता है उस इंडेक्स के रिटर्न से। ठीक है। ये तो हो गई पैसिव इन्वेस्टिंग, जिसमें मैनेजर ने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया। अब एक्टिव इन्वेस्टिंग क्या होती है। एक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें मैनेजर अपना दिमाग लगाता है। सपोज़ निफ्टी में जैसे था, है ना, तो सपोज़ अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं, IT सेक्टर में सपोज़ 25% था। ठीक है। और फार्मा सेक्टर में 35% था। ठीक है। मेटल सेक्टर में 20% था, ऐसे करके था। लेकिन यहाँ मैनेजर को क्या लगता है कि IT सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। और IT सेक्टर आने वाले कुछ सालों में ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो वो क्या करेगा, 20% यहाँ 35% ना रख के यहाँ 45% कर देगा। ठीक है। देन उसके बाद उसको लगता है ये वाला सेक्टर देगा, तो फिर इसमें थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा देगा। तो वो अपने हिसाब से थोड़ा दिमाग लगाएगा ताकि वो ज़्यादा रिटर्न निकाल सके। ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एक्टिव इन्वेस्टिंग। इसमें चार्जेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। एग्जिट लोड ज़्यादा होता है इसमें। ठीक है। क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड, इसमें मैनेजर अपना दिमाग लगा रहा है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड क्या होते हैं। ओपन एंडेड क्या होते हैं, जिसमें आप सपोज़ ये AMC है, म्यूचुअल फंड कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसने कोई यूनिट्स निकाली। ठीक है। यूनिट्स निकाली। अब वो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स आपने बाई की। ठीक है। आपने बाई की। अब आप ये जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हैं इसको कभी भी वापस AMC को सेल कर सकते हो। ठीक है। AMC आपको जो उस टाइम उसकी यूनिट का प्राइस चल रहा होगा वो प्राइस पे हल्के से एग्जिट लोड काट के चार्जेस वगैरह काट के आपको पैसा वापस दे देगी। ठीक है। ये तो हो गया आपका ओपन एंडेड फंड, जिसमें आप डायरेक्ट AMC से डील करते हो। AMC, ठीक है ना, वो आपका पैसा आपको कभी भी आप उसे मांग सकते हो, उसे आपको आपका पैसा देना पड़ेगा, तो इसलिए वो ज़्यादा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता। ठीक है। क्योंकि अगर उसने ज़्यादा लंबे समय के लिए किसी उसमें इन्वेस्ट कर दिया तो फिर वो आपको पैसे कैसे देगा अगर आपने मांग लिए तो। ठीक है। ये तो हो गया आपका ओपन एंडेड फंड। देन आ जाता है आपका क्लोज एंडेड फंड। ठीक है। क्लोज एंडेड में क्या होता है, इसमें आपने एक बार AMC को पैसा दे दिया, फंड दे दिया AMC को। ठीक है। फंड दिया AMC को। अब हम्म, अब आपने AMC को फंड दे दिया। वो फंड देने के बाद क्या हुआ, क्लोज एंडेड बता रहा था ना। हाँ, क्लोज एंडेड में अगर आपने AMC को फंड दिया तो वो आपका फंड AMC से अब आप दोबारा डील नहीं कर सकते।
अब वो फंड आपका लॉक इन पीरियड होगा, ठीक है ना, तो उस पीरियड के लिए लॉक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आप इसमें कंपनी से तो डील कर नहीं सकते डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से, तो ये क्या करता है, आपको एक्सचेंज पे प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। एक्सचेंज पे आप जिसकी यूनिट्स बाय सेल कर सकते हो अदर बायर या सेलर से, ठीक है ना, सेम जैसे शेयर ट्रेड होते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्लोज्ड एंडेड, क्योंकि इसमें डायरेक्ट लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं है। इसमें लिक्विडिटी क्या कहते हैं, एएमसी प्रोवाइड नहीं करता। एएमसी आपको वापस से आपसे यूनिट नहीं खरीदेगा, तो आप इसकी यूनिट मार्केट में किसी और बायर को बेच सकते हो, ठीक है। ये होता है आपका क्लोज्ड एंडेड। तो ये क्या करते हैं, इसमें आपका रिटर्न भी अच्छा होता है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें किसी का पैसा लौटाना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इन्हें किसी का पैसा क्यों नहीं लौटाना, क्योंकि आप एएमसी से तो डील कर ही नहीं रहे, आप तो किसी दूसरे बायर को बेच रहे हो इसकी यूनिट्स बाहर, ठीक है ना। एंड में जिसके पास यूनिट्स मिलेगी कंपनी उसे पैसा दे देगी, ठीक है ना। ये होता है। देन उसके बाद डाइवर्सिफाइड सेक्टर और थीमेटिक, ये बताया था पिछली वीडियो में। डाइवर्सिफाइड मतलब आपका हर सेक्टर में डाइवर्सिफाइड है, ठीक है ना। कुछ पैसा आईटी सेक्टर में, कुछ पैसा मेटल सेक्टर में, कुछ पैसा ऑटो सेक्टर में, कुछ पैसा बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है ना। ऐसे डाइवर्सिफाइड है आपका पर्टिकुलर सेक्टर, जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में लगा हुआ है। और थीमेटिक, थीमेटिक भी सेम ऐसा ही होता है, जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में लगा होता है, बट वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड होता है, ठीक है ना। तो थीमेटिक में आपका कम रिस्क होता है मुकाबले में सेक्टरल फंड के, ठीक है। तो क्योंकि ये तो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में है, बट ये हल्का सा डाइवर्सिफाइड है, और ये पूरा ही डाइवर्सिफाइड है, तो इसमें सबसे कम रिस्क है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अभी समझाया था ऊपर। लार्ज कैप जो सबसे बड़ी कंपनी होती है, ग्रोथ और वैल्यू ये भी समझा रखा है शायद, ठीक है ना। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तो समझा ही रखा है ना, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है स्मॉल कैप में। ग्रोथ और वैल्यू क्या होता है, ग्रोथ और वैल्यू इन्वेस्टमेंट में मैंने आपको समझाया इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है ना। ग्रोथ मतलब जिसमें आपको एक तरीके से कंपनी में ग्रोथ मिल रही है, पिछली वीडियो में बताया था, पिछले चैप्टर में भी था। और वैल्यू मतलब आप किसी वैल्यू कम किसी की मतलब वैल्यू इन्वेस्टमेंट, मतलब एक तरीके से ये हो गया कि किसी अच्छी कंपनी को कम वैल्यू पे खरीद रहे हो, ठीक है। और ग्रोथ मतलब किसी आप ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जो हर साल आपको ग्रोथ दे रही है, ठीक है। देन उसके बाद इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स। इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स वो हो जाते हैं जो बाहर इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी फंड हैं जिसमें मतलब आप चाहो तो उन फंड में इन्वेस्ट करके आप बाहर देश में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। मंथली इनकम प्लान्स, SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान वो होते हैं जो मतलब लाइक एफडी, ठीक है ना, जिसकी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी हो। इस मैच्योरिटी के बाद आपको मतलब या तो आज कुछ सम देना है, और एक 10 साल बाद आपको वापस से कुछ सम मिल जाएगा इससे ज़्यादा, या फिर कुछ ऐसा होगा कि आपको यहाँ 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 देना है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और या फिर यहाँ पे आपने इकट्ठा कुछ बड़ा कॉर्पस दिया, तो आपको यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, और फिर यहाँ पे इकट्ठा कुछ बड़ा अमाउंट मिल गया, ठीक है। ये 3 तरीके के फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान होते हैं। उसके बाद डाइवर्सिफाइड डेट फंड। डाइवर्सिफाइड डेट फंड मतलब कि कुछ पैसा आपका गवर्नमेंट एफडीज में लगा होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, ठीक है। कुछ पैसा आपका कॉरपोरेट बॉन्ड्स में लगा होगा जो हाई रिस्क बॉन्ड है। कुछ पैसा आपका और भी ज़्यादा जंक बॉन्ड में लगा होगा जो और ज़्यादा रिस्की बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होगा। उसके बाद शॉर्ट टर्म डेट फंड। शॉर्ट टर्म डेट फंड जिसकी मैच्योरिटी 1 से 3 के बीच में होती है, 1 से बड़ी 3 से छोटी, ठीक है। 1 से 3 साल के बीच की जो जिनकी मैच्योरिटी होती है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म डेट फंड, ठीक है। लिक्विड स्कीम्स होती हैं जो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, ठीक है ना। सपोज़ 91 डेज़, सपोज़ क्या, जो 91 डेज़ तक के लिए होती हैं, ठीक है ना। ये लिखा है अप टू 91 डेज़, ठीक है। जो 91 डेज़ तक की होती हैं वो होती हैं हमारी लिक्विड स्कीम्स। देन उसके बाद आ जाते हैं फ्लोटिंग रेट फंड्स। फ्लोटिंग रेट फंड्स क्या होता है, फ्लोटिंग रेट फंड्स में आ जाते हैं, एक तो आपके होते हैं फिक्स्ड रेट फंड्स। फिक्स्ड रेट फंड में क्या आता है, जिसमें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, सपोज हर साल 7% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लाइक एफडी, ठीक है। देन उसके बाद क्या आ जाते हैं आपके फ्लोटिंग रेट।
जिसका इंटरेस्ट रेट किसी दूसरे इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड है। ठीक है, मान के चलो आप ये किसी एक होता है लिबोर, ठीक है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ठीक है, तो ये हर रोज़ सुबह एक रेट निकालता है। ठीक है, सपोज 3%, 4%, ठीक है, ऐसे करके कुछ ये रेट निकालता है। तो फ्लोटिंग रेट क्या होते हैं, जैसे जैसे इसने रेट निकाला, ठीक है, तो फ्लोटिंग रेट क्या हो जाएगा, ये +2%, ये आपको ऐसे करके इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये फ्लक्चुएट करेगा वैसे वैसे आपका रेट फ्लक्चुएट करेगा। सपोज़ अगले दिन लिबोर खुला 5, तो आपका 5 + 2 7%। फिर अगले दिन खुला 3, तो 3 + 2 5% आपको रिटर्न मिलेगा। तो ऐसे रोज़ फ्लक्चुएट होगा आपका इंटरेस्ट रेट। ठीक है ना, डेट इज़ फ्लोटिंग। देन उसके बाद आ जाती हैं आपकी हाइब्रिड स्कीम्स। हाइब्रिड स्कीम मैंने आपको बताया ये इक्विटी प्लस डेट। ठीक है, टू डाइवर्सिफाई योर रिस्क। देन गोल्ड फंड्स, जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना, नाम से ही पता लग जाता है यार। हाउ टू सेलेक्ट ए स्कीम, स्कीम कैटेगरी। स्कीम कैटेगरी लाइक किस तरीके की स्कीम कैटेगरी है उसकी, मतलब हाई रिस्क की स्कीम है या लो रिस्क की स्कीम है, किस तरीके का रिस्क है उस स्कीम में। ठीक है, तो जिसकी जितनी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होगी वो उतना रिस्क लेगा। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है फंड परफॉर्मेंस। ठीक है, फंड की परफॉर्मेंस चेक करना। मैंने बताया था ना आपको रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है किसी फंड का। ठीक है, सपोज आपने आज 1,000 रुपये इन्वेस्ट करे और आपके एक साल बाद 2,000 हो गए। मैंने बताया था ना आपको 10.28 कैलकुलेट करके दिखाया था कि हर साल 10.28% रिटर्न दे रहा है। ऐसे ही आप 3-4 फंड का रिटर्न कैलकुलेट करोगे, या फिर वो फंड अपना रिटर्न ऐसे ही कैलकुलेट करके आपको दिखाती भी है कि हमारा पिछले 5 साल का रिटर्न इतना है या हमारा पिछले 3 साल का रिटर्न इतना है। ठीक है ना, तो उस रिटर्न के बेस पर आप ये डिसाइड करते हो कि कौन सा फंड ज़्यादा रिस्की है या फिर कौन सा फंड कम रिस्की होने पे भी ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। ठीक है, देन उसके बाद फंड का पोर्टफोलियो। ठीक है ना, मतलब आपने डिफरेंट डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसको बोलेंगे फंड का पोर्टफोलियो। फंड की एज, मतलब आपका जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्टमेंट है उसकी एक तरीके से टोटल एज कितनी है, आपका टोटल पोर्टफोलियो मैच्योर कितने दिन में होगा। ठीक है, डेट इज़ फंड एज। फंड साइज, टोटल फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट है, डेट इज़ कॉल्ड फंड साइज। ठीक है, पोर्टफोलियो टर्नओवर, पूरा आपका पोर्टफोलियो पूरा पोर्टफोलियो कितने का है। ठीक है ना, इक्विटी डेट लैंड ये सब। ठीक है ना, सब कुछ मिला मिलू के आपका पूरा पोर्टफोलियो टर्नओवर कितने का है, मतलब आपका नहीं, म्यूचुअल फंड का। ठीक है ना, फिर स्कीम रनिंग एक्सपेंसेस, उस स्कीम को चलाने के लिए एक्सपेंस क्या क्या लग रहे हैं कंपनी के। ठीक है, विच इज़ बेटर ऑप्शन विद इन स्कीम, बेटर ऑप्शन। ठीक है, मतलब किस चीज़ में आपको, मतलब ग्रोथ वाला अच्छा है, डिविडेंड पे आउट अच्छा है, टैक्स सेविंग फंड अच्छा है, मतलब आपको किस चीज़ में ज़्यादा बेनिफिट है। सपोज़ आपकी इनकम अच्छी है तो आप 1.5 लाख का बेनिफिट लेने के लिए 80 का बेनिफिट, तो आपने टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्ट किया है। ठीक है ना, तो वो आपके आपके अनुसार है कि आप किस तरीके के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, सोर्सेज ऑफ डाटा टू ट्रैक म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस, सूटेबिलिटी। ठीक है, रिटर्न्स, पोर्टफोलियो डिस्क्रिप्शन, ये पढ़ लेना यार, नॉर्मल से टर्म्स है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्या कुछ बताने के लिए, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द एजेंसीज। अच्छा, ये कुछ एजेंसीज का नाम है, इनकी मतलब ये क्या कहते हैं, प्रोवाइड कराते हैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में इन्फॉर्मेशन सारी, और म्यूचुअल फंड बाय और सेल करने के लिए। ठीक है ना, उनकी रेटिंग्स वगैरह, जैसे क्राइसिल है, क्राइसिल जो है रेटिंग्स प्रोवाइड कराती है। रेटिंग्स मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। ठीक है, किस म्यूचुअल फंड की कितनी रेटिंग है या किस कंपनी की कितनी रेटिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिस्क। ठीक है, कि उस कंपनी के ऊपर लोन कितना है, उस कंपनी का ऊपर उधार कितना है। ठीक है, उस कंपनी की हालत कैसी है फाइनेंशियली, उसकी फाइनेंशियली हालत को देखते हुए, ठीक है ना, क्राइसिल उसको रेटिंग देती है। ठीक है, आप नेट पर सर्च करना क्राइसिल रेटिंग चार्ट, तो आपको ऐसे करके कुछ मिलेगा, ए प्लस, ए, ए फिर ए, देन BBB, फिर BB, फिर बी, फिर CCC। ठीक है, ऐसे करके रेटिंग होती है। ठीक है ना,
तो मतलब इसमें सबसे लोवेस्ट वाली सी ऐसे करके या डी ऐसे होती है कुछ, ठीक है, वो देख लेना, ठीक है। और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन मार्केट एंड इकोनॉमिक डाटा, मतलब मार्केट और इकोनॉमिक का डाटा मतलब कैसे प्रोवाइड होता है, क्या लिखा है, लेवल ऑफ मार्केट इंडाइसेस चेंज डाटा प्रोवाइड हेल्प एक्सेस परफॉर्म ऑफ द स्कीम, मतलब मार्केट का इंडाइसेस लाइक, अगर सुनो, आपका इक्विटी इक्विटी फंड है, ठीक है, इक्विटी फंड है। अब इक्विटी फंड का अगर आपको रिटर्न चेक करना है, ठीक है, कि आपके इक्विटी फंड ने कितना रिटर्न दिया, आपका म्यूचुअल फंड है जिसने इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इक्विटी का मेन इंडेक्स क्या है, निफ्टी 50, ठीक है। तो अगर आपको इसकी परफॉर्मेंस मैच करनी है तो आप इसकी परफॉर्मेंस से मैच करोगे, ठीक है, कि निफ्टी 50 ने एक साल में कितना रिटर्न दिया है और हमारे म्यूचुअल फंड ने एक साल में कितना रिटर्न दिया है, हमारे म्यूचुअल फंड ने इस इंडेक्स को बीट करा है या नहीं करा, ठीक है। अगर बीट करा है तो अच्छा है, नहीं बीट करा तो बेकार है, ठीक है। वरना अगर ये इस इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा तो हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट ना करें, इसको फालतू फीस क्यों दे रहे हैं, ठीक है ना। देन द कॉर्पोरेट रिजल्ट आर एनालाइज ड्यूरिंग अर्निंग सीजन अर्निंग अपग्रेड, ठीक है। तो उसके एक क्या होता है कि कॉर्पोरेट रिजल्ट्स एनालाइज किए जाते हैं कि किस तरीके के कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है। देन उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड, ठीक है, मतलब उस तरीके उसको कहते हैं वैल्यूएशंस, ठीक है ना। मतलब कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, क्या उसके प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है, उस प्रॉफिट से क्या कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, उस वैल्यू से क्या कंपनी के एक शेयर की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो कंपनी की वैल्यूशन अगर बढ़ रही होगी तो वो बाय करेंगे, ठीक है, अर्निंग्स आने पे, और अगर कंपनी की वैल्यूशन गिर रही होगी तो वो शॉर्ट सेल करेंगे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज जनरली पॉजिटिव फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, सॉरी, ठीक है। देखो ये तो तुम्हें पता ही है ना, जीडीपी के फैक्टर, जीडीपी के फैक्टर क्या होते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है ना। ये क्या होता है, कंजम्पशन, जो आम पब्लिक कंज्यूम कर रही है, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब लैंड वगैरह ये सब जो बन रहा है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, और उसके बाद एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। अब कंजम्पशन बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, वही लिखा है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज जनरली पॉजिटिव फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जीडीपी हाई, ठीक है ना। बट अ हाई फिजिकल डेफिसिट कैन हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंटरेस्ट लेवल्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यार ये पॉइंट समझाने के लिए तो इकोनॉमी समझानी पड़ेगी, ठीक है। हाई फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट का खर्चा, ठीक है, गवर्नमेंट का खर्चा। देखो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज जनरली पॉजिटिव फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है जनरली, यहाँ जीडीपी के ग्रोथ से लग रहा है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ेंगे, गवर्नमेंट अगर अपना खर्चा बढ़ा रही है तो जीडीपी बढ़ेगी। अब गवर्नमेंट अगर खर्चा बढ़ा रही है और खर्चा उसकी आमदनी से ज़्यादा पहुंच जाए, गवर्नमेंट की इनकम से ज़्यादा पहुंच जाए एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, वित्तीय घाटा, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमारी फिजिकल डेफिसिट में ही चलती है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, हाई फिजिकल डेफिसिट, अगर फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो हमारी रुपये की वैल्यू गिर जाएगी, हमारी रुपये की वैल्यू गिर जाएगी तो हमारे इंटरेस्ट रेट गिर जाएंगे, ठीक है। हमारे इंटरेस्ट रेट गिर जाएंगे तो इट ट्रांसलेट इनटू हायर बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट एंड पुशेस अप द इंटरेस्ट कॉस्ट इन द मार्केट, ठीक है ना। मतलब रुपए की वैल्यू गिर गई, ठीक है, रुपए की वैल्यू गिर गई, अब हमारे रुपए की वैल्यू कुछ रही नहीं है मार्केट में, ठीक है, हायर बोरोइंग्स, अब आपको और ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। जो पहले चीज़ 100 रुपये की आ रही थी अब वो चीज़ 1000 रुपये की हो जाएगी, क्योंकि रुपए की वैल्यू ख़त्म होती जा रही है, ठीक है ना, रुपए की वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। अब इंटरेस्ट भी क्या होगा उस पर, हायर हो जाएगा, इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, जो 100 की चीज़ थी वो 1000 की हो गई। अब अगर 100 की चीज़ 1000 की हो गई तो बैंक पे इंटरेस्ट रेट भी तो इतना ज़्यादा ही मिलेगा आपको, आज 100 पे 3 रुपये इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है।
तो उस टाइम 100 पे आपको सपोज 200% इंटरेस्ट रेट मिले, 100 के आपके 300 हो रहे हैं या 100 के 500 हो रहे हैं, ठीक है। जिस हिसाब से 1000, जैसे ये 10% महंगाई बढ़ रही है, 100%, 100 के 1000 हो गए, तो बैंक भी आपके कम से कम 100 से 1000 तो करेगा ही, ठीक है ना। तो बैंक के इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएंगे। तो गवर्नमेंट जब अगर पैसा उठाएगी तो हायर इंटरेस्ट रेट पे मिलेंगे। इट आल्सो लिमिट द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फिजिकल इनपुट टू द इकोनॉमी। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, गवर्नमेंट ने लोन लेना कम कर दिया, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, गवर्नमेंट लोन कम ले रही है, लोन कम ले रही है तो खर्चा कम करेगी, ठीक है। खर्चा कम करेगी, देन उसके बाद खर्चा कम होगा तो फिर जीडीपी लो हो जाएगी, और क्या कहते हैं, लोगों के पास आमदनी कम आएगी, लोगों के पास आमदनी कम आएगी तो खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो इन्फ्लेशन फिर नीचे आ जाएगा, इन्फ्लेशन फिर नीचे आ जाएगा, फिर इंटरेस्ट रेट गिर जाएंगे, ठीक है। लेवल ऑफ इन्फ्लेशन आर एनालाइज्ड फॉर इफेक्ट ऑन डिमांड एज वेल एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज, ठीक है ना। इन्फ्लेशन अभी समझाया ही है, इन्फ्लेशन कैसे इफेक्ट करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो लोग, कंपनी का जो रॉ मटेरियल्स है वो महंगा आएगा, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। द चेंज इन लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड क्लूज टू द चेंज इन कंजम्पशन। मतलब अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ठीक है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है मतलब कि पब्लिक लोन कम लेगी, पब्लिक लोन कम लेगी तो खर्चा कम होगा, ठीक है ना। खर्चा कम होगा तो क्या कहते हैं, जीडीपी गिरेगी, मतलब इन्फ्लेशन कम होगा, ठीक है। अब अगर मार्केट में तो क्या बता रहा है ये, द चेंज इन लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट क्लू चेंजेस इन द कंजम्पशन एंड द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। अब देखो, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़े तो पब्लिक ने लोन कम लिया, लोन कम लिया तो खर्चा कम करा, खर्चा कम करा तो यानी कि मार्केट में डिमांड गिर गई, ठीक है। अब अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट गिराया, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट गिराया, लोगों ने लोन लेना शुरू कर दिया, लोगों ने लोन लेना शुरू कर दिया, खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है ना। सीधी सी चैन है। तो अगर इंटरेस्ट रेट हमें एक तरीके से डिमांड और सप्लाई बता देते हैं, ठीक है ना। यहाँ डिमांड बढ़ रही है, यहाँ डिमांड बढ़ रही है, यहाँ डिमांड घट रही है, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इन द मार्केट हेल्प सेल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इंडियन मार्केट। रोज़ सुबह सुबह जी बिजनेस पे चीख चीख के बोलते हैं, आज फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इतने की बाइंग करी है, आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इतने की सेलिंग करी है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, इस बाइंग और सेलिंग से, ठीक है, ओवरऑल बाइंग या सेलिंग करी है, बाइंग करी है या सेलिंग करी है, इस चीज़ का पता लग जाएगा। इससे क्या होगा, हम मार्केट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ओवरऑल बाइंग की होगी तो मार्केट में बाइंग आएगी, अगर ओवरऑल सेलिंग की होगी तो मार्केट में सेलिंग आएगी। इकोनॉमिक साइकिल्स एंड ग्रोथ इन द इकोनॉमी इज ट्रैक्ड विद द जीडीपी नंबर्स। इकोनॉमिक साइकिल्स कैसे होती है, इकोनॉमिक साइकिल ऐसे चलती है, ठीक है ना। जीडीपी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, ठीक है ना, विद द जीडीपी नंबर्स। इकोनॉमिक साइकिल किससे पता लगी, ये साइकिल है, और ये साइकिल किससे बन रही है, जीडीपी नंबर से, ठीक है ना। इकोनॉमिक एंड इंटरेस्ट रेट डाटा फ्रॉम ओवरसीज इकोनॉमीज हेल्प इवेल्युएट द लाइकली इकोनॉमी इंडिया एक्सपोर्ट एज वेल एज फंड फ्लोज, ठीक है। इंडिया के अगर जितने एक्सपोर्ट बढ़ेंगे उतना इंडिया के पास फॉरेन फंड्स आएगा, ठीक है, डॉलर आएगा, उतना इंडिया का रुपया मजबूत होगा। कमोडिटी प्राइसेस एंड प्राइसेस ऑफ अदर इनपुट सच एज रॉ मटेरियल लेबर इम्पैक्ट प्राइसेस विल इफेक्ट द करेंसी लेवल देयर इम्पैक्ट, ठीक है। कमोडिटी प्राइसेस, ठीक है, लाइक सोना, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। अगर कच्चा तेल महंगा हो गया तो पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी हमारी करेंसी लेवल को इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। इससे भी हमारी करेंसी इफेक्ट होती है। अगर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो हमारा रुपया मजबूत होता है, अगर हमारे एक्सपोर्ट गिरते हैं, हमारे इंपोर्ट बढ़ते हैं तो हमारा रुपया कमज़ोर होता है, ठीक है ना। क्योंकि हमें अपने रुपये से बाहर की करेंसी खरीदनी पड़ रही है अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमारा रुपया लोग बाग खरीद रहे हैं, हमारे रुपये की डिमांड बढ़ रही है अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो, ठीक है, तो हमारा रुपया मजबूत होगा, ठीक है ना। ये सब कुछ था इन पॉइंट्स में। उसके बाद चैप्टर ख़त्म, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, रिस्क, ये सब वैसे तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया है, बाकी और समझा देंगे, ठीक है। चलो।